चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से होगी। 10 फरवरी के दिन पहले चरण का मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा, तीसरे का 20 फरवरी को, तो चौथे का 23 फरवरी को होना है। तो वहीं 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। छठे चरण का 3 मार्च को मतदान होना है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 10 मार्च को परिणामों की घोषणा की जाएगी। 5 राज्यों में इस बार चुनाव होने हैं। और अब रुख करते हैं न्यूज रूम भोपाल का, जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप जी, जो इस तरीके से जो चुनाव की आज ऐलान किया है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव की घोषणा की है, क्या लगता है कि इस बार क्या वो सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे जो कि जरूरी हैं? अब बिल्कुल देखिए, जिन तारीखों का लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया और आज से 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से कोशिश की जा रही है कि इस कोविड काल के दौर में भी, क्योंकि लोकतंत्र को अगर सुचारू रूप से संचालित करना है तो चुनाव भी अनिवार्य है और कोरोना काल से भी निपटना है, लोगों की जान भी बचानी है। तो ये सारी कोशिशें निर्वाचन आयोग की ओर से कोशिश की जा रही है ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया जा सके। अगर हम बात करें तो 5 राज्यों का जो चुनाव होने जा रहा है, करीब 690 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें कुल मिला के अगर हम बात करें तो 2,15,000 पोलिंग बूथ यहाँ पर रहेंगे इन 690 विधानसभा सीटों पे। सभी में सुचारू रूप से ये चुनाव संपन्न कराने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने की बात कही जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से जो मास्क, सैनिटाइजर वगैरह है, सारी चीजें अनिवार्य रखी गई हैं और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ बढ़ाने की कोशिश की गई है। पिछली बार की तुलना में करीब 18% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं ताकि जो कोरोना का संक्रमण है, जो लोगों की भीड़ है, उसको कम किया जा सके, क्योंकि जब भीड़ लगी के जुटती है तभी कोरोना के संक्रमण का भय होता है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर कवायद की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फरवरी यानी कि 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। तो इस तरह से एक लंबी सीरीज तैयार की गई है यहाँ पर वोटिंग करवाने के लिए। तो निर्वाचन आयोग ने फिलहाल अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं तैयार कर ली हैं। जी संदीप जी, इस बार चुनावी पार्टियों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है चुनाव, क्योंकि जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती सामने आएगी चुनावी पार्टियों के इस प्रचार के दौरान? बिल्कुल देखिए, चुनौतियां तो हैं और जब चुनौतियां सामने होती हैं तो यहाँ उसके अलग से कहीं न कहीं रास्ते भी निकलते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले कुछ समय से जब से कोविड काल चला है तो वर्चुअल बहुत सारी चीज़ें वर्चुअली हुई हैं। लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल लगातार इनका इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, वो यहाँ सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करेंगी। जो वर्चुअली सभाएं हैं वो ज्यादातर यूज की जाएंगी, यहाँ पर होंगी, आयोजित की जाएंगी। तो इस तरह से लोगों को ताकि भीड़ जो है, तो जब नुक्कड़ सभाएं होती है खासकर, तो नुक्कड़ सभाओं में लोगों की भीड़ जुटती है और अगर भीड़ जुटती है तो वहां पर कहीं न कहीं संक्रमण का भय जरूर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर अब प्रदेश में और पूरे देश में देखने को मिल रही है, सभी राज्यों में कोरोना के संक्रमित लगातार ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस तरह का फैसला किया है, क्योंकि अगर लोग एक जगह पर कहीं न कहीं रुकेंगे और काफी देर तक अगर रुकते हैं एक जगह पर, क्योंकि अगर नुक्कड़ नाटक होते हैं, सभाएं होती हैं, तो यहाँ पर घंटों लोग एक साथ जमते हैं, तो इन सब चीजों में कहीं न कहीं संक्रमण फैलने का डर है। इन सब चीजों को देखते हुए ही यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरती है। हालांकि जिस तरह से आजकल नए नए माध्यम निकले हैं चुनाव प्रचार के, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो अलग अलग विकल्प तलाशेंगी
लेकिन अगर जो व्यक्ति चुनौतियों से ही पार पाता है वही आगे भी निकलता है। तो जिसका नाम ही है चुनाव, तो अब यहाँ पर चुनाव में आपको अगर खरा उतरना है जनता के दिल तक, और फिर उसके बाद आपको अपना वोट बैंक मजबूत करना है, तो किसी न किसी माध्यम से जनता के पास अपनी आवाज़ आपको पहुँचानी पड़ेगी, अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, तभी आप कहीं न कहीं सत्ता के गलियारे में पहुँचेंगे। जी संदीप जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के सामने भी तो एक चुनौती है। जैसा कि हमने पिछली लहर में देखा, दूसरी लहर में जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, तब हमने ये देखा कि ये सारी बातें पहले भी कही गई थी कि रैलियों पर रोक रहेगी, लेकिन हमने देखा कि उस दौरान भी रैलियां हुई थी, लोगों की भीड़ जुटी थी। तो इस बार चुनाव आयोग के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है भीड़ को इकट्ठे होने से रोकना? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है अपने आप में, और सही मायने में कहा जाए तो ज़्यादा चुनौती चुनाव आयोग के सामने ही है। जिन परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, और या यूं भी कह सकते हैं कि तीसरी लहर कहीं न कहीं दस्तक दे चुकी है पूरे देश में। तो इस बीच एक तरह से जो चुनाव की घोषणा हुई है, तो यहाँ पर खतरे की घंटी भी बजना है। और ये भी कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला है चुनाव आयोग के लिए, बहुत संवेदनशील फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि जान है तो जहान है, अगर जनता रहेगी तभी तो सब कुछ रहेगा। तो जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, और इस बीच अगर कहीं चुनाव के कारण संक्रमण और ज्यादा बढ़ता है तो स्थितियां ज्यादा भयावह हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग को यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो हम जैसे बात करें कि जो यहाँ पर जो सभाएं होती हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, तो कहाँ पर किस तरह से कंट्रोल करना है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा निर्वाचन आयोग के लिए। क्योंकि चुनाव के दौरान जो भी प्रत्याशी होता है, अभी पार्टियां होती हैं, तो उस समय पर वो सिर्फ अपना भला देखते हैं, अपना वर्चस्व देखते हैं, और किस तरह से उनको अपना जनाधार मजबूत करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की चुनौतियां जरूर बढ़ी है। और संदीप जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर उमेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, और डॉक्टर ब्रजेश पांडे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं उमेश जी के पास में और उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, कितनी तैयार है बीजेपी चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी तो हर एक चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है, और हमारी अपनी कार्य पद्धति इस प्रकार की है कि चुनाव हो या कोई और परिस्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी समाज जीवन में हर एक भूमिका का निर्वहन करने के लिए पल प्रतिपल और हर पल तैयार रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और आने वाले समय में जब 7 चरणों का मतदान प्रारंभ होगा, और जहां तक मुझे जानकारी है संभवतः पंजाब और उत्तराखंड में तो संभवतः एक ही फेज का चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए सन्निध है और कटिबद्ध है, और हमारी पूरी तैयारी है। हम जनता के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी ऑडिट रिपोर्ट लेकर जाएगी, और मतदाताओं से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि हमारा अंकेक्षण किया जाए। जी, और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। उनसे भी जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की क्या तैयारी है इस बार? देखिए दिव्यांश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान में जो है चुनाव को लेकर के जो व्यवस्था है, उसमें भाग 15 में निर्वाचन को लेकर अनुच्छेद 324 से 329 का प्रावधान है। आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कोविड को लेकर के चुनाव को चुनौतीपूर्ण बताया। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए ये चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि साइकिल रैली भी नहीं कर सकते हैं, नुक्कड़ सभाएं भी नहीं कर सकते, पदयात्रा भी नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी यह चुनाव बड़ा कसावट वाला रहेगा, क्योंकि जो सीटें हैं पूरे माने 5 राज्यों में, वो कुल 690 सीटें हैं, और 690 सीटों में 2,15,000 पोलिंग बूथ हैं। जिस तरह से चुनाव की घोषणा किया गया है, पहले चरण में 1 से 10 फरवरी तक का चुनाव डिसाइड किया चुनाव आयोग ने, 14 फरवरी को सेकंड फेज किया है, 20 फरवरी को थर्ड फेज किया है, से लेकर के 7वें चरण में 7 मार्च को किया है। ये सब पहली बार हो रहा है, और ये चूंकि कोरोना को लेकर के हो रहा है, तो ये 7 के 7 फेज न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए, जनता जनार्दन के लिए, अपितु राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक चुनौती का विषय होंगे।
और इस चुनौती के विषय में सबसे अधिक जो भूमिका होगी डिजिटल मीडिया की बढ़ जाएगी, सोशल मीडिया की बढ़ जाएगी। और पूरे चुनाव के दरमियान चुनाव आयोग ने इसको भी कहा है कि साहब इस पर आप फोकस हो ज्यादा डिजिटल मीडिया में। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां 403 सीटें हैं वहां का चुनाव सबसे ज्यादा कश्मकश का रहना है। और चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश को पहले फेज से लेकर 7वें फेज तक जोड़ के रखा है। अन्य राज्यों को, पंजाब को, उत्तराखंड को, गोवा को, मणिपुर को बल्कि एक अलग फेज में दिया, एक चरण में किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर चुनाव आयोग भी संवेदनशील है। वहाँ मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी का कांग्रेस सपा से है, बसपा भी रेस में है। तो वहाँ ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। उमेश जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और इस बार ये कहा जा रहा है कि नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, रैलियां नहीं होंगी, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पार्टियों के लिए प्रचार करना? देखिए, जो राजनीतिक पार्टी निरंतर मतदाताओं के बीच में रही होगी उसे इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो चुनाव के समय बुलबुले के रूप में या चुनावी मेंढक के रूप में आने वाले जो छोटे छोटे दल हैं, उन दलों को जो बीच में कूद करके चुनाव में आ जाया करते थे, उनको इसका नुकसान होगा निश्चित रूप से। बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और अन्य जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको इसका रोजमर्रा की उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें सर्वाइव करने की सुविधा रहेगी। बस ये देखने वाली बात है कि जिनके मुद्दे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता में अप्रिशिएट किए जाएंगे, उनको कुछ अधिक लाभ मिल सकता है। जो ढुलमुल नीति वाला मतदाता होता है उसको जो प्रभावित धार करके जो प्रभावित किया जाता था, वो जो है इस बार किस तरीके से प्रभावित किया जाएगा, ये राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौती है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम डिजिटल मतदान की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो सुविधा ऐप के माध्यम से नामांकन की जो सुविधा दी गई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं कहीं हम जो है और मतदान भी जो है ऐसी स्थितियों में पहुंच सकते हैं। तो कोविड जैसी महामारी हो या राजनीतिक दुष्प्रचार और अन्य बातें जो हैं और भीड़ भाड़ से बचने वाली जो बातें हैं, वो मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं कहीं हम उसको चेंज करने की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी जिसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने साहस किया है। तो ये भारत के संविधान की जिंदाबाद है, जो कि उसमें 5 साल में चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला जो 10 जनवरी से लगाकर 1 महीने तक का जो प्रोग्राम है और 10 फरवरी से 10 मार्च तक का जो हमारा समय है, वो हम सब लोगों को देखना चाहिए और एक नई गाथा, नया इतिहास जो है वो देश की राजनीति में लिखा जा रहा है, देश के लोकतंत्र में लिखा जा रहा है। जी सुरेश जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव होना है, आपको क्या लगता है कि पिछले चुनाव से कितना अलग होने वाला है? नहीं, चुनाव अलग होगा या नहीं होगा ये तो इसलिए कि परिणाम पर निर्भर करने वाला विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस बार प्रतिस्पर्धा अच्छी रहेगी। कोई इस तरफा चुनाव पहले से दिखाई नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी भी काफी उत्तर प्रदेश में कर रही है। बाकी चुनावों के परिणाम तो आप जानते हैं कि परिणाम आने के बाद भी परिणाम बदलने जैसी स्थितियां रही हैं। जैसे गोवा में कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, लेकिन वहां कोई दावा ही पेश नहीं किया गया तो गठबंधन ने सरकार बना ली वहां। तो इसी प्रकार से मणिपुर में तोड़फोड़ होकर के सरकार बन गई थी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से, और हम तो आज भी समझ सकते हैं कि राजनीति में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में मेयर बनने की संभावना थी, उसकी एक बैलेट पेपर फटा निकल ही आया। तो ये आने वाले समय में परिणाम के बाद क्या होता है वो तो भगवान जाने। आजकल की राजनीति में, लोकतंत्र में ऐसा कुछ हो गया है कि जिसके पास बम उसी का दम। तो मुझे लगता है कि कई बार ये चीजें लोकतंत्र के लिए कितनी हैं। लेकिन हाँ, मैं आपकी जरूर प्रशंसा करूंगा, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हैं, तो हमारी कीमत जो है मीडिया की बढ़ेगी, क्योंकि या तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग निःशुल्क प्रचार करेंगे या हमारे माध्यम से जो है अपना प्रचार करेंगे। तो हमको लगता है कि हमारी पूछ परख फिर से बढ़ेगी। लोकतंत्र में मीडिया को जो कमजोर कर दिया गया था वो फिर से सशक्त होने की संभावना इसमें दिखाई दे रही है। मैं तो कम से कम अपने फेवर की एक बात जरूर आपके माध्यम से जनता के बीच में लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप मीडिया पर भरोसा करिए। मीडिया जो है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सबसे बड़े प्रहरी के रूप में है। वो सारे स्तंभों पर निगरानी रखता है
और उसके प्रति जो भ्रम पैदा करने वाले राजनीतिक और अन्य संस्थाओं के जो राजनीतिक पार्टियां नहीं बोली है, मैंने कहा राजनीति जैसा स्तंभ जो है जिसको अपन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो भ्रम पैदा कर रही है, उससे आप बचने की कोशिश करिए। जनता इसको समझेगी। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल सुरेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस से चलते हैं उमेश जी के पास में। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश शर्मा जी। उमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पंजाब में आप विपक्ष में हैं और यूपी में आपकी सरकार है, तो आप इसे कैसे देखते हैं कि पंजाब में इस बार क्या संभावना आपको लगती है कि इस बार बीजेपी कैसा प्रदर्शन करेगी? निश्चित रूप से हम लोग बहुत आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन न केवल पंजाब में, अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी इस समय पंजाब के अंदर आपसी संघर्ष में गिरी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अपमानित करके बाहर निकाला गया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन में आंतरिक रूप से बहुत अंतर्द्वंद है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर बेहतर प्रदर्शन करेगी। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पंजाब की जो फाइट है वो ट्रायंगल हो सकती है। आप पार्टी की भी उपस्थिति को वहां पर नकारा नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से पंजाब के चुनाव दिलचस्प होंगे। और जैसा माननीय पांडे जी ने भी कहा था, अभी पत्रकार बंधु भी कह रहे थे, ये चुनाव जो है ये एक तरह का नवाचार सिखा कर जाएगा और बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय कोई भी राजनीतिक संगठन है उसका पूरा फोकस यही रहेगा कि उसको डोर टू डोर मतदाता तक सीधे पहुंचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कैडर आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो बूथ की व्यवस्था है वो पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी तक है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए अन्य दलों के मित्रों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है ये सीधे झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी तक अपनी बात उतारने का चुनाव है। जिसके पास इस तरह का नेटवर्क होगा कि उसका कार्यकर्ता झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचे और खोपड़ी खोपड़ी तक अपनी पार्टी की बात को पहुंचाए। सोशल मीडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मीडिया भी, जैसा अभी आदरणीय कह रहे थे, मीडिया भी एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। पर मुझे लगता है कि मैन टू मैन का विकल्प अभी भी लोकतंत्र में कोई दूसरा होता नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये जो चुनाव है ये प्रचार की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो करिश्माई रैलियां दोनों राजनीतिक दलों की होती है, कांग्रेस पार्टी के भी जो बड़े नेतागण आते हैं या भारतीय जनता पार्टी के या अन्य राजनीतिक दलों के भी जो वरिष्ठ नेतागण आते हैं, वो जो एक वातावरण का निर्माण उन रैलियों के माध्यम से होता है, एक तो राजनीतिक दल इस बार उस चीज से वंचित रहेंगे। तो इस तरह की मुझे लग रहा है वर्चुअल रैलियों के भी प्रयोग होंगे। कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर जो है वो आभासी चुनाव हो जाएगा। तो सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, इस सब के दौर के बावजूद भी हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कहीं ना कहीं एक व्यापक नेटवर्किंग इसमें काम करेगी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ताओं की नेटवर्किंग के आधार पर ही कोई राजनीतिक दल मुझे लग रहा है कि मतदाता तक ठीक ढंग से पहुंच पाएगा। जी उमेश जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, पांडे जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पंजाब में जो हमने हाल ही में जो घटनाक्रम घटित होते देखा, जिस तरीके से जो किसान हैं, किसान आंदोलन की वजह से खासे नाराजगी उनमें देखी गई है बीजेपी को लेकर के, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, किसान तो देश के किसान जो है वो पिछले एक साल से अपने को ठगा महसूस कर रहे थे और देश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां भी चुनाव हुआ वहां पर वोट डालने का प्रयास किया। पंजाब में के किसान चूंकि इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे के पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन में खुल करके सामने आए थे, तो पंजाब के किसानों की जहां तक बात है तो पंजाब के किसान तो पूरे कटिबद्ध रूप से इस पूरे के पूरे इलेक्शन में आपको दिखेंगे जो बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं इस बात के लिए भारत के चुनाव आयुक्त और की तीनों सदस्यीय टीम की तारीफ करूंगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में जब 18.34 करोड़ मतदाता बढ़ गए हैं और हमको कोविड के नियमों का अनुपालन करना है, 24.59 लाख वोटर बढ़े हैं, तो उसके बाद भी इस तरह से उन्होंने जो नियम बनाए हैं ये आने वाले समय में देश के लिए नजीर बनेंगे कि भारत इस परिस्थिति में भी संविधान का भी अनुपालन करने में सक्षम है। और 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 10 मार्च को जो मतगणना होनी है उसमें भी भारत रिजल्ट देने में सक्षम है। और ये नजीर लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही राजनीतिक सुचिता का काम करती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात में जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद भी जहां भी कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे कर्नाटक हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाद में जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश भी इसी में सम्मिलित है और जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की थी। तो भारतीय जनता पार्टी को हम समझते हैं लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए, जनता के दिए हुए मतों पर विश्वास करना चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने इतने पारदर्शी ढंग से इस बार साफ तौर से कह दिया कि साहब आप चुनाव करिए, डिजिटल माध्यम से करिए, आप लोगों की महत्ता बढ़ा दिया, तो इस चीज का भी उनको जो है सम्मान करना चाहिए। तभी भारत का लोकतंत्र जो सबसे बड़ा, सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र विश्व में माना जाता है, उसके अंदर एक नयापन आएगा, नया नवाचार आएगा और इसके हम सब लोगों को मिलकर संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। तब भारत जो कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, लोकतंत्र में भी वो सोने की चिड़िया कहा जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, ये तो पंजाब की बात हुई। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस को लेकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है कांग्रेस का? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी वहां दिन रात मेहनत मशक्कत करके पूरे संगठन को के अंदर एक नई ऊर्जा डाल चुकी हैं। प्रियंका जी ने जहां जहां भी रैली किया है, उस रैली की भीड़ बता रही है कि इस बार जनता कांग्रेस को वोट देने के पक्ष में है। वहां पर बीजेपी का मुकाबला वास्तव में जो आप देखिए, सर्वे रिपोर्ट देखिए, वो वहाँ ट्रेंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। बीजेपी के साथ कांग्रेस और सपा त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों के बीच में ही जनता को तय करना है। लेकिन कांग्रेस की सीटें पहली बार की तुलना में ज्यादा आएंगी हमारा, और वहाँ के मतदाताओं ने, चूंकि हमारा जो गृह क्षेत्र रीवा वो भी साथ जुड़ा हुआ है यूपी से, इलाहाबाद से, प्रयागराज से, हम लोग कई चीजों के टच में रहते हैं। हमने देखा है कि लोगों ने तय किया है कि इस बार प्रियंका जी की जो मेहनत लगातार चल रही है और प्रियंका जी लगातार जो प्रयास कर रही हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पर सरकार बनाने में कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। और वहाँ जो सरकार बनेगी वो किसी एक पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, ना हमें बीजेपी की दिख रही, ना सपा की दिख रही, लेकिन कांग्रेस के पास ही सत्ता की चाबी रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ। ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं उमेश जी के पास। उमेश शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ब्रजेश जी का कहना ये है कि यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय है, वहां पे त्रिकोणीय मुकाबले की वो बात कह रहे हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मतदाताओं का तो लगभग उत्तर प्रदेश का मानस निर्मित हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे लग रहा है कि एक लहर जैसा है, एक वातावरण का निर्माण हुआ है। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर माफियाओं का एक क्षेत्र जो राज्य हुआ करता था, उस माफियाओं के राज को समाप्त करा है, तो कहीं ना कहीं वहां का जो मतदाता है, वहां का जो आम नागरिक है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की चहुमुखी विकास और प्रगति की परिभाषा को नए ढंग से लिखा गया है। एक ऐसा राज्य बनकर रह गया था उत्तर प्रदेश की जिसकी छवि एक आपराधिक आधार पर आकलित की जाती थी, तो कहीं ना कहीं उस मिथक को योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सुशासन के साथ तोड़ा है। और विकास भी मुझे लगा है कि उत्तर प्रदेश का अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत द्रुत गति से हुआ है। तो दोनों मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार को प्रमाणित करा है और उसका जब विश्लेषण मतदाता करेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान जाता दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर दोनों ही स्तर पर, चाहे विकास की बात की जाए या एक सुशासन की बात करी जाए, योगी आदित्यनाथ जी मुझे लग रहा है कि कृतसंकल्पित होकर जिस प्रकार उन्होंने 5 साल वहां पर सरकार चलाई है, उस सरकार के चलने के जो लाभदायक परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान के दिन स्पष्ट रूप से प्राप्त होते दिखाई दे रहे। ये जरूर है, मैं आदरणीय ब्रजेश पांडे जी की बात से सहमत हूँ कि चुनाव वहां पर सिंगल फाइट का दिखाई देता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो एक समय उपस्थिति उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आई है। अब मुख्य रूप से जो मामला बचता है वो समाजवादी पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में। तो निश्चित रूप से हर एक राजनीतिक दल जो है वो अपना श्रेष्ठतम प्रयास वहां पर कर रहा है और चुनाव चूंकि अब चुनौतीपूर्ण हो गया है। और ये बात भी ब्रजेश जी ठीक कह रहे थे कि आने वाले समय में ये चुनाव का सुधार हो सकता है कि एक नजीर बनेगा और आने वाले समय में जो आज प्रयोग के तौर पर लिया गया है इसको आचरण की संहिता में शामिल करा जाएगा, तो ये भी एक शुभ लक्षण मुझे लग रहा है कि भारत के इस परिपक्व लोकतंत्र के लिए ठीक बात है। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर ब्रजेश पांडे आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को शुभकामनाएं आगामी चुनाव के लिए। और तो ये देखने वाली बात है कि अब आने वाला समय तो यही बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में इस बार चुनाव होना है। ये देखने वाली बात होगी कि
किस तरीके के परिणाम देखने में आते हैं। इस बार नई बात यह है जो सामने आ रही है कि इस बार डिजिटल पे फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो नुक्कड़ सभाएं हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो IND24 की इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।